अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी नम्स 2025 का जो अभी रिसेंटली एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है उसके केमिस्ट्री पोर्शन को सॉल्व करेंगे। और जहाँ जहाँ पर बुक रेफरेंसेस रिक्वायर्ड होंगे वहाँ पर हम लोग बुक रेफरेंसेस को भी देखेंगे। सबसे पहला जो एमसीक्यू था वो था एमसीक्यू नंबर 30। मोस्ट मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स मेल्ट बिलो। अब ये लाइन एग्जैक्टली आई कहाँ से है, ये आप देख सकते हैं। ये केपीके की टेक्स्ट बुक है, ठीक है, केपीके टेक्स्ट बुक। और यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ये लिखा है मोस्ट मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स मेल्ट बिलो 200 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या था, 200 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर हमें क्या मार्क करना चाहिए, एल्फा ऑप्शन। ये था जी केपीके टेक्स्ट बुक से। अब ये इंफॉर्मेशन बेस्ड एमसीक्यू था, कोई इतनी खास बात नहीं थी इसमें। आगे चलें। हाउ मच हैवियर इज द हाइड्रोजन एटम एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसमें आपको दो बातें मैं बताऊंगा। उससे पहले ये देखें कि ये एफ है, ठीक है, एफ और यहाँ पर ना ये एग्जाम्पल सॉल्व हुई हुई है, एग्जाम्पल 2.1, ठीक है। और उसके सोल्यूशन में उन्होंने क्वेश्चन ये पूछा था हाइड्रोजन एटम कितना हैवी है कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, तो उसका आंसर आया 1837 टाइम्स, ठीक है। और जो हम कहते हैं ना 1836, वो तब होता है जब आप प्रोटॉन की बात कर रहे हो, जब आप प्रोटॉन टू इलेक्ट्रॉन कंपैरिजन कर रहे हो तब 1836 होगा, ठीक है, प्रोटॉन के लिहाज से। लेकिन जब आप हाइड्रोजन एटम की बात करोगे तो तब 1837 होगा, ठीक है। हाइड्रोजन एटम सिर्फ प्रोटॉन तो नहीं होता ना, उसमें एक इलेक्ट्रॉन भी होता है, तो उस लिहाज से फिर थोड़ा सा इसमें वेरिएशन आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम मार्क करेंगे जी 1837 टाइम्स, और ये लिया गया था जी एफ की एक एग्जाम्पल से, सही है। आगे चलें जी। एमसीक्यू नंबर 32। द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी फॉर द डीकम्पोजिशन ऑफ ओजोन एट 25 डिग्री सेल्सियस। अब ये इंफॉर्मेशन बेस्ड एमसीक्यू था और ये किस किताब से लिया गया है अभी देखते हैं। ये आप देख सकते हैं पीटीबी में एग्जाम्पल्स में आपको गिवन है, ठीक है। ये देखो, ये ओजोन की इक्वेशन भी गिवन है और ये केसी की वैल्यू भी गिवन है। तो ये थी इसकी वैल्यू 10⁻55। अब इससे आपको जानने को क्या मिला, इससे आपको जानने को ये मिला दैट आपने जो है वो एग्जाम्पल्स को अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। एग्जाम्पल्स में से भी वो क्वेश्चन पूछ सकता है। अब एग्जाम्पल्स में अब उसने ये पूछा है ना, ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसके साथ वाली याद कर लेनी है, ठीक है। और इसी तरह एफ से कर लेनी है दो तीन, ताकि ताकि अगर ऐसा एमसीक्यू एमडी कैट में आ जाता है तो एटलीस्ट अगर इनमें से आता है, इन इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स में से, तो आप सॉल्व कर सको, ठीक है। वैसे इस तरह का इंफॉर्मेशन बेस्ड एमसीक्यू टैकल करना मुश्किल ही होता है, लेकिन आमतौर पे ये पीटीबी या एफटीबी में से आपको सबसे पहले तो आपने देखना है कि आपने किस प्रोविंस का एमडी कैट देना है, और फिर उस प्रोविंस के लिहाज से जो आपकी बुक है उसमें से आपने केसी की वैल्यूज़ जो एग्जाम्पल्स में गिवन है, एक्सरसाइज वाली नहीं, सिर्फ ये एग्जाम्पल्स वाली, ये देख लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या मार्क करेंगे, अल्फा ऑप्शन 10⁻55। और ये कहाँ से लिया गया था, पीटीबी से, पंजाब टेक्स्ट बुक, ठीक है, उसके एग्जाम्पल से। आगे चलें। अ रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए एंड थर्ड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है। अब मेरी बात पे गौर करना। ए के लिहाज से फर्स्ट ऑर्डर है, यानी ए के लिहाज से पावर 1 है, बी के लिहाज से पावर 3 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये कहाँ पर आपको ये करेक्ट ऑप्शन गिवन है, ए के लिहाज से 1, बी के लिहाज से 2, ये नहीं हो सकता। ये देखें बीटा ऑप्शन, ए के लिहाज से 2, बी के लिहाज से 1 नहीं हो सकता। चार्ली देखें ये बिल्कुल करेक्ट बैठ रहा है, क्यों, क्योंकि ए के लिहाज से 1 है और बी के लिहाज से पावर 3 है, जबकि डेल्टा में तो बी है ही नहीं, तो ये भी कट गया, ठीक है। चार्ली इज़ द करेक्ट ऑप्शन। चलें जी, अब चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। और अगले एमसीक्यू में वो हमसे पूछता है, एक रिएक्शन है जिसमें ए इज़ गोइंग टू फॉर्म प्रोडक्ट, यानी ए रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट बना रहा है। अब कॉन्सेंट्रेशन को डबल करो, वो कहता है ए की कॉन्सेंट्रेशन को डबल करो, प्रोडक्ट 4 टाइम बढ़ता है, ठीक है। अब मैं सबसे पहले ना आपको एक बात बताता हूँ। एक होता है लीनियर रिलेशनशिप, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन को रिलेशनशिप विद रेट ऑफ रिएक्शन, अगर ये डायरेक्ट हो, ठीक है, लाइक डायरेक्ट रिलेशन, यानी कॉन्सेंट्रेशन को अगर आप डबल करो तो रेट ऑफ रिएक्शन भी अगर डबल हो, तो ये क्या है, पावर 1 के साथ है, ठीक है।
फिर उसमें हम ये कहेंगे कि ए की पावर 1 के साथ बेसिकली रिलेशन है, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन का। रेट इज इक्वल टू ए पावर 1 इंटू के। लेकिन अगर वो ये कहता है कि ए को डबल करने से प्रोडक्ट 4 टाइम्स हो रहा है, यानी इसको आप डबल कर रहे हो, ये 4 टाइम्स हो रहा है, इसका मतलब इसकी पावर 2 के साथ रिलेशन है, सॉरी कॉन्सेंट्रेशन की पावर 2 के साथ रिलेशन है, ठीक है, कि अगर आप कॉन्सेंट्रेशन को डबल करते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स हो जाता है, ठीक है। तो उसका मतलब क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन की पावर 2 के साथ रिलेशन है, यानी ए की पावर 2 के साथ रिलेशन है, यानी ए के लिहाज से वो सेकेंड ऑर्डर है। अगर यहाँ पे 4 की जगह लिखा होता 8, ठीक है, तो अगर आप यानी कॉन्सेंट्रेशन को डबल करते हो, रेट ऑफ रिएक्शन 8 टाइम्स हो रहा है, तो इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन की पावर 3 के साथ रिलेशन है। समझ आई? आपको 3 डिफरेंट तरह के एमसीक्यूज मैंने सॉल्व करने सिखा दिए, क्योंकि इस तरह किसी भी तरह ट्विस्ट करके एमसीक्यू आ सकता है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पे क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर, चार्ली ऑप्शन। आगे चलें। सेलेक्ट द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। अच्छा, अब यहाँ पर आप ऑप्शंस को एनालाइज करो, ठीक है, ऑप्शंस को एनालाइज करो, सही है। तो सबसे पहला ऑप्शन है रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये तो एंडोथर्मिक है और ये प्रॉपर आपको हीट सोर्स देना पड़ता है रिएक्शन करवाने के लिए, स्पॉन्टेनियस नहीं है। चार्ली देखो, थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन का क्या मतलब है, आपको हीट देनी पड़ रही है प्रॉपर, तब ही ये रिएक्शन तब तक चलेगा जब तक आप थर्मल यानी हीट एनर्जी देते रहोगे। तो ये भी बेसिकली नॉन स्पॉन्टेनियस में आता है। बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर खुद ब खुद तो बर्न नहीं होता ना, पेपर को बर्न करने के लिए भी इतना आपको एनर्जी सोर्स देना पड़ता है। जबकि जो बीटा ऑप्शन है, अगर आप उस पर गौर करो, तो बीटा ऑप्शन में वो कहता है एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स फ्रॉम पोलोनियम। ये एक रेडियो एक्टिव प्रोसेस है। तो आइए देखते हैं हमारी बुक क्या कहती है। तो हमारी बुक ये कहती है, ठीक है, दैट ये जो एमिशन ऑफ रेज है फ्रॉम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है, एमिशन ऑफ रेज फ्रॉम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, ये जो है, इसको एक्सटर्नल एनर्जी नहीं चाहिए, ये बगैर एक्सटर्नल एनर्जी के स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनिटी के साथ ये प्रोसीड करता है, एमिशन ऑफ रेज फ्रॉम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। जबकि ये देख लो, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जो रिएक्शन है, थर्मल डिकम्पोजिशन का जो रिएक्शन है, ये सब नॉन स्पॉन्टेनियस में है। तो यहाँ पर हमें क्या मार्क करना चाहिए, हमें मार्क करना चाहिए बीटा ऑप्शन, जो कि है रेडियो एक्टिव प्रोसेस। आगे चलें। सेलेक्ट द एक्सोथर्मिक रिएक्शन अमंग द फॉलोइंग। अब अगर आप यहाँ पर गौर करो, ठीक है, इस एमसीक्यू पर बारी बारी हर ऑप्शन को एनालाइज करते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन अभी देख के आए, ये तो एंडोथर्मिक है, जब तक आप हीट नहीं दोगे चलेगा ही नहीं, तो ये एक्सोथर्मिक तो हो नहीं सकता। फॉर्मेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रिक ऑक्साइड, यानी नाइट्रोजन ऑक्सीजन का जो रिएक्शन है, ये वाला जो ऊपर अभी देख के आए हो, तो ये तो अभी आपने देखा कि ये एंडोथर्मिक में था, ठीक है, नॉन स्पॉन्टेनियस टाइप था, तो ये भी बेसिकली एक्सोथर्मिक में नहीं हो सकता। चार्ली ऑप्शन देखो, बर्निंग ऑफ मीथेन। तो आपको पता है कि जो भी हाइड्रोकार्बन की बर्निंग आप करते हो, उसमें हीट रिलीज होती है, डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होती है, ठीक है, डेल्टा एच इज नेगेटिव, तो ये चार्ली ऑप्शन करेक्ट होगा। सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस। सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, सब्लिमेशन का प्रोसेस क्या होता है कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस की तरफ जाना। अब आप खुद देखो कि जब तक आप एनर्जी नहीं दोगे उस सॉलिड को, तो सॉलिड के पार्टिकल्स कैसे दूर होंगे गैस बनने के लिए। ऑब्वियस बात है, सॉलिड ने गैस में कन्वर्ट होना है, तो आपको सॉलिड के पार्टिकल्स को दूर दूर लेके जाना पड़ेगा, तभी वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकेगा ना, यही तो इसके अंदर चेंज आएगा। तो आपको हीट तो देनी पड़ेगी, तो फिर ये भी एक एंडोथर्मिक हो जाएगा। तो चार्ली ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे चलें। एमसीक्यू नंबर 37, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन केस ऑफ HClO2। अब देखो HClO2 में क्या सीन है। Cl को आप X सपोज कर लो, साथ हाइड्रोजन का +1 होगा, साथ ऑक्सीजन का -2 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है, और ये इक्वल टू 0, सही है। अब x किसके इक्वल होगा, x इक्वल होगा 4 - 1 के, जो कि आंसर आएगा 3। x किसके इक्वल होगा, +3 के, x किसके इक्वल होगा, +3 के। अगला एमसीक्यू है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल थ्योरी से आया है, ठीक है, एंड आप लोगों ने नहीं पढ़ी होगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल थ्योरी एफएससी के बाद से। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है वो पूछ रहा है। देखो, बॉन्ड ऑर्डर ये होता है बेसिकली, जो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल है ना, ठीक है, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल है बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक बॉन्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल, और एक होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल, ठीक है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल। अब जो एक बेसिकली स्ट्रक्चर है, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल का, वो कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है, और इसमें फर्दर एनर्जी लेवल्स होते हैं,
और ऐसे। अब एक इनमें से बॉन्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल होता है, एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल होता है, ठीक है। अब इसकी फर्दर डिटेल्स तो आपको समझ आएंगी जब आप प्रॉपरली वो थ्योरी समझोगे, लेकिन अगर आपको मैं क्विकली बताऊं तो इसमें ये है दैट इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, बॉन्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल का, ठीक है, इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल के इलेक्ट्रॉन्स और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल के इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इनके इलेक्ट्रॉन्स का जो डिफरेंस है उनको डिवाइड कर देना आपने बाय 2। तो इससे आपको क्या मिलेगा, इससे आपको मिलेगा बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर, सही है। अगर आपको मैं रेफरेंस बेस दिखाऊं तो ये FTB आपको नज़र आ रही है, बॉन्ड ऑर्डर नंबर ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है। इसमें वो बता रहे हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन BMOs माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ABMOs डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और ये इस तरह आपका बॉन्ड ऑर्डर निकल आएगा। एग्जाम्पल है, ये है जी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल और ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल, और ये फिलहाल हम फोकस कर रहे हैं किस पे, हीलियम की डायग्राम पे, He2 की। अब He2 की जो डायग्राम है, इससे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल में भी दो हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल में भी दो हैं। बॉन्ड ऑर्डर क्या आता है, जीरो। बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है कि कितने नंबर ऑफ पॉसिबल बॉन्ड्स हैं जो दो एटम्स बना सकते हैं। अब आपको पता है कि हीलियम जो है वो इनर्ट है, हीलियम रिएक्शन नहीं करता। अब He2 का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है कि नहीं, नहीं करता। अब इसको हम लोग प्रूव कैसे करते हैं, इस तरह प्रूव करते हैं दैट जब आप इसके ऊपर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटॉल थ्योरी को अप्लाई करते हो तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आता है, जीरो आता है। तो जब बॉन्ड ऑर्डर जीरो आता है, इससे हम प्रूव कर लेते हैं कि ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ हाइपोथेटिकल थी, ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करती। समझ आई। तो वो जो हम लोग डिफेक्ट्स पढ़ते रहते हैं कि भाई VBT के डिफेक्ट ये है दैट वो नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ He2 मॉलिक्यूल को नहीं डिस्क्राइब कर सकता कि He2 का मॉलिक्यूल क्यों नहीं एग्जिस्ट करता। उसका आंसर आपको कहाँ मिला, MOT में, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आओ। Which of the following molecule has a non-polar covalent bond? Non-polar covalent bond। उसने ये नहीं पूछा कि ओवरऑल मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो, उसने पूछा नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड किसका है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि मॉलिक्यूल के लिहाज से अगर बात हो ना, अगर बात हो मॉलिक्यूल के लिहाज से, मिथाइल क्लोराइड इट इज़ अ पोलर मॉलिक्यूल, मिथानोल इट इज़ अ पोलर मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड इट इज़ अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, एंड टेट्राक्लोरोमीथेन यानी CCl4 इट इज़ ऑल्सो अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल की बात है। अब मॉलिक्यूल की बात आपको कैसे पता चलती है, ये देखो CO2 का अगर आप स्ट्रक्चर बनाओ, ठीक है, तो इस साइड का जो डायपोल मोमेंट है और इस साइड का जो डायपोल मोमेंट है वो आपस में क्या हो रहे हैं, कैंसल आउट हो रहे हैं। ओवरऑल नेट में जो मॉलिक्यूल है वो नॉन पोलर आ रहा है। लेकिन उसने पूछा है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड किस में है। तो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत कम होता है। अब यहाँ पे देखो कि अगर ये देखो आप CO बॉन्ड, ये भी पोलर है, ये बॉन्ड भी पोलर है। मैं ओवरऑल नेट में मॉलिक्यूल जो है वो नॉन पोलर है, वो क्यों है, डायपोल मोमेंट्स कैंसिल हो रहे हैं, वेक्टर्स। लेकिन अगर आप एक बॉन्ड के लिहाज से देखो तो इसके अंदर भी पोलर बॉन्ड है। इसी तरह मिथाइल क्लोराइड में आप देखोगे कार्बन का क्लोरीन से बॉन्ड है, तो ये भी इसके अंदर एक पोलर बॉन्ड मौजूद है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। मिथानोल में भी कार्बन ऑक्सीजन का एक पोलर कोवलेंट बॉन्ड मौजूद है। टेट्राक्लोरोमीथेन अगर आप देखो तो उसमें CCl4 हर कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड एक पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। तो उसने पूछा ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जिसके अंदर सिर्फ नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड हो, तो ऐसा तो कोई भी मॉलिक्यूल नहीं है। तो यहाँ पर जो आंसर है वो नन ऑफ दीज है। यहाँ पर आपको कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल नहीं मिलेगा कि जिसके अंदर सिर्फ नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड मौजूद हो, ठीक है। चलें जी, MCQ नंबर 40, MCQ नंबर 40। इसमें वो ये कह रहा है कौन सा अल्कोहल ऑयली लेयर देता है हीटिंग के बाद, हीटिंग के बाद कौन सा अल्कोहल ऑयली लेयर देता है। देखो अगर आपको मैं ल्यूकास टेस्ट में रिएक्टिविटी ऑर्डर बताऊं, ठीक है, तो 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। यानी टर्शरी अल्कोहल सबसे जल्दी यानी इमीडिएटली ऑयली लेयर दे देता है। 2 डिग्री अल्कोहल ये 5 to 10 मिनट्स लेता है ऑयली लेयर देने में। और 1 डिग्री अल्कोहल को ल्यूकास टेस्ट देने के लिए इसमें ये होता है दैट 1 डिग्री अल्कोहल को प्रॉपर हीट देनी पड़ती है, तब जाके वो अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट होता है और एक ऑयली लेयर देता है, ठीक है। अब एक और बात बताऊं, देखो 3 डिग्री अल्कोहल ऑयली लेयर कैसे देता है भाई।
इसका जब आप ल्यूकास रिएजेंट से रिएक्शन करवाते हो तो आपको 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड मिलता है ना, और एल्काइल हैलाइड्स आर ऑयली इन नेचर, ठीक है। तो वो एक ऑयली लेयर दे देगा, ये भी अपनी ऑयली लेयर देगा, लेकिन ये 5 to 10 मिनट्स लेके देगा। और 1 डिग्री एल्कोहल ये बहुत ज़्यादा हीट करने के बाद देगा, ठीक है, क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव है इन केस ऑफ ल्यूकास टेस्ट। तो आप इसका आंसर क्या मार्क करोगे? 1 डिग्री एल्कोहल कौन सा है यहाँ पर? इथेनॉल। इथेनॉल इज द 1 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। अगर आप बाकी देखो तो ये एक 2 डिग्री एल्कोहल है, ये एक 3 डिग्री एल्कोहल है, ये एक 2 डिग्री एल्कोहल है, 2 ब्यूटानॉल भी। तो ये डेल्टा ऑप्शन ही है जो कि 1 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। चलें जी, नेक्स्ट एमसीक्यू है, एमसीक्यू नंबर 41। फॉर्मेलिन क्या होता है? अब ये बड़ी ही सिंपल स्टेटमेंट है, आपको मिल जाएगी, किसी भी बुक में मिल जाएगी। मैं आपको एक बुक से दिखा देता हूँ। हम लेट सपोज आप ये वाला देख लो एफटीबी से, 40% एक्वस सोल्यूट ऑफ फॉर्मल्डिहाइड इज नोन एज फॉर्मेलिन। अब यहाँ पर आपने देखना है कौन सा ऑप्शन इसको जस्टिफाई कर रहा है। 40% फॉर्मल्डिहाइड ये ठीक है, फिर भी चार्ली नहीं हो सकता, इसमें तो एसिटल्डिहाइड आ गया, बीटा भी नहीं हो सकता, एसिटल्डिहाइड आ गया, डेल्टा में 45 हो गया, ये भी नहीं हो सकता। तो साफ नज़र आ रहा है कि अल्फा ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। साथ बाकी भी याद रखें, 8% मिथेनॉल और 52% वाटर। आगे चलो, पॉलीमराइजेशन ऑफ HCHO एंड दिस CH3CHO यानी एसिटल्डिहाइड, इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ, अगर आप देखो वर्ड से, ये अगर आप एफटीबी में देखो, पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्डिहाइड्स, प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 में होता है, डाइल्यूट H2SO4, ये देख लो, ये देख लो। तो यहाँ पर हम कौन सा आंसर मार्क करेंगे भाई? डाइल्यूट H2SO4, जो कि है बीटा ऑप्शन। अगला एमसीक्यू है भाई, एमसीक्यू नंबर 43। वो ये कहता है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, उसका बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड किस पे करता है? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे। आगे सुनो, दे आर रिलेटिवली हाई ड्यू टू, बाकियों से हाई क्यों होता है? तो क्या इसका आंसर हो सकता है? मॉलिक्यूलर मास? नहीं भाई, मॉलिक्यूलर मास से तो नहीं है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स के अंदर क्या क्या होता है? डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है, और बहुत कम एक्सटेंट तक लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस होती हैं, ठीक है, बहुत कम एक्सटेंट तक। लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस के बारे में एक बात याद रखनी है कि वो पोलर और नॉन पोलर दोनों के अंदर होती है, लेकिन वो जो प्रोमिनेंस की बात है कि लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस प्रोमिनेंट सिर्फ नॉन पोलर में होते हैं, और जो पोलर है उसमें वो प्रोमिनेंट नहीं होता, ठीक है। चलो अब देखो, इंक्रीज मॉलिकुलर मास नहीं, इंक्रीज ऑक्सीजन बॉन्डिंग नहीं, कार्बन बॉन्डिंग नहीं, साफ नज़र आ रहा है इसका आंसर है इंक्रीज्ड, ओ सॉरी, इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये था इसका कीवर्ड। कार्बोक्सिलिक एसिड्स रिएक्ट्स विद मेटल कार्बोनेट, द कलरलेस गैस इवॉल्व्ड इज, बताओ भाई इसका क्या आंसर होगा? एमसीक्यू नंबर 44। अच्छा ये देखो, रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, अगर कार्बोनेट हो या बाइकार्बोनेट हो, दोनों में से कोई भी हो जाए, जब कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस इवॉल्व होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये देखो भाई, ये लिखा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब जो एल्कोहल्स या फिनोल्स हैं, वो दोनों बेसिकली कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकाल सकते, कार्बोक्सिलिक एसिड निकाल सकता है, ठीक है, चार्ली ऑप्शन। आगे देखो एमसीक्यू नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल रिएक्ट विद 2 डाइमिथाइल प्रोपेनोइक एसिड टू प्रोड्यूस एन एस्टर, ठीक है। अच्छा अब मेरी बात गौर से सुनो, एस्टर आपने बनाना है, एसिड आपके पास मौजूद है, एस्टर किसका कम्बिनेशन है? एसिड प्लस एल्कोहल। अब देखो, अल्फा ऑप्शन में एक और एसिड नहीं भाई, बीटा ऑप्शन प्रोपेन नहीं भाई, एल्केन से कहाँ रिएक्शन आ गया? चार्ली ऑप्शन इथेनॉल इज द करेक्ट ऑप्शन। क्यों भाई? एसिड प्लस एल्कोहल मिला के आपको एस्टर मिलता है हमेशा, ठीक है। तो इसका आंसर चार्ली ही है। आगे डेल्टा देखो, प्रोपानोन, तो क्या एक कीटोन के साथ रिएक्शन होता है? नहीं भाई, तो डेल्टा भी नहीं हो सकता, चार्ली ही इसका करेक्ट ऑप्शन है। आगे चलें, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एमसीक्यू नंबर 46, द मोस्ट abundant protein in animal kingdom forming 25 to 35% of body proteins। अब ऐसी कौन सी प्रोटीन है इनमें से कि जो 25 to 35% बॉडी प्रोटीन बनाती है? अब इसका आंसर आपको किस बुक में मिलेगा, आइए देखते हैं। ये आप देख सकते हैं जी, बलोचिस्तान टेक्स्ट बुक है, और ये वो एग्जैक्ट फिगर लिखी है, 25 to 35% ऑफ द बॉडी प्रोटीन,
और ये किस हेडिंग के अंडर लिखा है? सिंपल प्रोटीन्स। किस हेडिंग के अंदर लिखा है ये? सिंपल प्रोटीन्स। ठीक है, इसका आंसर क्या होना चाहिए? सिंपल प्रोटीन। तो यहाँ पर हम क्या मार्क करेंगे भाई, बताओ? यहाँ पर हम मार्क करेंगे बीटा ऑप्शन, सिंपल प्रोटीन्स। द नेक्स्ट एमसीक्यू इज एमसीक्यू नंबर 47। प्रोटीन प्रेजेंट इन कनेक्टिव टिश्यूज ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं उसके अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट है उसका क्या नाम है? यही आप देख लो अगेन बीटीबी में, तो यहाँ पर लेग्यूमिन एंड कोलेजन, दे आर बोथ फाउंड इन कनेक्टिव टिश्यूज ऑफ ह्यूमन बॉडी। अब यहाँ पर देखो, फॉस्फोप्रोटीन नहीं भाई, एसिथिन नहीं, कोलेस्ट्रॉल नहीं। करेक्ट ऑप्शन क्या बनता है यहाँ पर? बीटा ऑप्शन कोलेजन। बीटा ऑप्शन कोलेजन। आगे चलो। इन ह्यूमन बॉडी द पर्पज ऑफ फेरिटिन इज टू स्टोर। फेरिटिन किस चीज़ को स्टोर करने के लिए यूज़ हो जाता है? अब फेरेटिन का जो नाम है, इसके नाम से ही पता चल रहा है दैट इट इज़ रिलेटेड टू आयरन। ठीक है, इट इज़ रिलेटेड टू आयरन। तो यहाँ पर हम क्या मार्क करेंगे? चार्ली ऑप्शन आयरन। अब इसका आंसर आप देख सकते हो, ये केपीके की टेक्स्ट बुक है। ठीक है, और ये इसका आंसर लिखा हुआ है। दे एक्ट एज स्टोरेज डेपर्ट्स सच एज फेरेटिन इज यूज्ड फॉर आयरन स्टोरेज इन ब्लड। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यू में वो पूछता है, इन ह्यूमन बॉडी द सेरुलोप्लाज्मिन एक्ट्स एज द कैरियर ऑफ। सेरुलोप्लाज्मिन का क्या काम है, बताओ भाई? ये कहाँ से एमसीक्यू आया है? आपको मैं अभी दिखाता हूँ। ये अभी आप पिछला एमसीक्यू सॉल्व करके आए हो फेरेटिन वाला, उससे ही नेक्स्ट पेज पे अगर आप देखो, ये आपको नज़र आ रहा है बॉक्स। सेरुलोप्लाज्मिन इज अ प्रोटीन दैट इज मेड इन द लिवर एंड इट स्टोर्स एंड कैरीज द मिनरल कॉपर। कॉपर से इसका काम है। ठीक है, और ये नम्स में पास्ट पेपर में भी एग्जैक्ट ये वाला एमसीक्यू आ चुका हुआ है। यहाँ पर हम क्या मार्क करेंगे? चार्ली ऑप्शन कॉपर। आगे चलें। प्रिडिक्ट द एलिमेंट विद द लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अच्छा, अब ये बेसिकली पीरियड नंबर 2 के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो अगर आप इसको अरेंज करके लिखो, ये देखो भाई। अब वो कहता है लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी है? लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। अब आप जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट जाते हो मेटल से नॉन मेटल्स की तरफ, तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है। आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है। ठीक है, इसका मतलब मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी कम है कंपेयर टू नॉन मेटल्स। क्यों? क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉन लूज होना ईजी है। ठीक है, मेटल्स का काम ही क्या है? लूज करना इलेक्ट्रॉन्स को। तो उनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। जब आप मेटल से नॉन मेटल्स की तरफ जाते हो तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है। ठीक है, तो सबसे लेफ्ट वाला एलिमेंट इन चार ऑप्शंस में से कौन सा है, बताओ? दैट इज अल्फा ऑप्शन, मैग्नीशियम। बाकी सब इसके राइट पे आ रहे हैं, तो यहाँ पर अल्फा ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। अगला एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 51। एमसीक्यू नंबर 51। सेलेक्ट द ग्रुप 2 एलिमेंट विच हैज़ द हाइएस्ट एटॉमिक रेडियस। पहले एलिमेंट्स लिस्ट कर लो। मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, रेडियम। ठीक है, ये एलिमेंट्स को आपने एनलिस्ट कर लिया। जो सबसे नीचे आ रहा है वो चूज़ करना है। अब सबसे नीचे इन्होंने रेडियम का ऑप्शन नहीं दिया, बेरियम का दिया है। जो चार्ली ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इसका रेडियस सबसे ज़्यादा है, क्योंकि टॉप टू बॉटम आप जा रहे हो तो नंबर ऑफ शेल्स जो है वो इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, चलें अभी आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट? लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो सारे मेटल्स गिवन है 1A के। अब मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ यहाँ पे देखी जाएगी। क्या देखी जाएगी? मेटेलिक बॉन्ड। ठीक है, मेटेलिक बॉन्ड। ठीक है, अब मेटेलिक बॉन्ड जितना आप साइज बड़ा करते जाओगे, ठीक है, जितना आप साइज बड़ा करते जाओगे, यानी जो मेटल है उसका साइज जितना बड़ा होता जाएगा, उतना मेटेलिक बॉन्ड वीक होता चला जाएगा। उतना मेटेलिक बॉन्ड वीक होता चला जाएगा। सही है। अब इसकी रीज़न क्या है? अगर आपने पढ़ा हो सॉलिड्स वाली चैप्टर में, तो इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी एक थ्योरी है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग कैटाइंस जो हैं वो पड़े होते हैं। ठीक है, मेटल जो फॉर एग्जांपल सोडियम मेटल है ना, उसका आपको मैं स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ। ठीक है, उसका वो ये कहते हैं कि ऐसे करके कैटाइंस पड़े हैं, बीच में इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ऐसे ना मूव कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स बीच में मूव कर रहे हैं। अब होता ये है कि इलेक्ट्रॉन और इस पॉजिटिव ये जो कैटाइन है इसके साथ जो आपस में अट्रैक्शन होती है, ठीक है,
ये स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड को डिफाइन करती है। अब जितना बेसिकली आप मेटल्स का साइज बड़ा कर दोगे उतना उसके टाइम के पास चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी, उतना मेटेलिक बॉन्ड वीक हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे वीक मेटेलिक बॉन्ड किसका है? सीजियम का है। तो डेल्टा ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। उसका मेटेलिक बॉन्ड सबसे वीक होगा, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी सबसे कम होगा, उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो वीक है। ठीक है, चलो आगे चलें। 2 पेंटानोन एंड 3 पेंटानोन आर एग्जांपल्स ऑफ, ये एमसीक्यू नंबर 53। अच्छा, इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। देखो ये तो हमें पता है कि टॉटोमेरिज्म भी नहीं है, कि उसमें कीटो इनोल होता है या फिर ड्यूटेराइन होता है या फिर एल्डो इनोल होता है। फंक्शनल ग्रुप भी नहीं है, फंक्शनल ग्रुप तो सेम है इनका, या तो पोजिशनल या तो मेटामेरिज्म। अब इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि आपने जाना है अपनी बुक में और मेटामर्स की एग्जांपल्स को रट लेना है। ठीक है, मेटामर्स में जो जो एग्जांपल हैं उनको याद रखना है कि ये वाले फंक्शनल ग्रुप सिर्फ मेटामर्स में आएंगे। ठीक है, और जो मेटामर्स के अलावा फिर जो भी आपसे एमसीक्यू पूछा जाए उसमें आप पोजिशनल मार्क कर सकते हो। ठीक है, इस तरह याद रखो, वरना आपको ये कन्फ्यूजन ही रहेगी। सही है, इसका ये सिंपल हल है। सही है, ये आपने करना है। आगे चलो। विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? एमसीक्यू नंबर 54। 2 डाईहाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड या 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन डायोइक एसिड या चार्ली में ब्यूटानोइक एसिड, ये तो बिल्कुल भी नहीं है भाई। और 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। अब आपकी बुक में स्पेसिफिकली लैक्टिक एसिड गिवन है जो कि डेल्टा ऑप्शन में गिवन है, लैक्टिक एसिड। ठीक है, अब लैक्टिक एसिड बेसिकली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, उसके अंदर कायरल कार्बन मौजूद है। 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन डायोइक एसिड में भी नहीं है, ना 2 डाई हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड में है। ठीक है, इनको जब आप ड्रॉ करोगे तो उसमें आपको कोई कायरल सेंटर प्रॉपर मिलेगा ही नहीं। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो आपका है वो है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है ये। आगे चलते हैं। MCQ नंबर 55। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इलेक्ट्रोफाइल इन सल्फोनेशन रिएक्शन? ठीक है, सल्फोनेशन के केस में इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे क्या एक्ट करता है? अच्छा, ये आप देख सकते हो, आपकी टेक्स्ट बुक है। ठीक है, ये मैकेनिज्म में देखो। SO3 जो है वो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल है, ये इन्होंने खुद लिखा हुआ भी है। SO3 भी प्लस चार्ज नहीं है, SO3 सिंपल। अभी इलेक्ट्रोफाइल क्यों है? क्योंकि ये 3 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं जो कि सल्फर को एक अच्छा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बना रहे हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा, बताओ भाई, बीटा ऑप्शन SO3। आगे चले। एसिटाइलिन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन ब्रोमाइड टू फॉर्म, हाइड्रोजन ब्रोमाइड पहले है क्या? HBr। ठीक है, HBr। अब एसिटाइलिन ने उसे रिएक्ट करना है, तो CH ट्रिपल बॉन्ड विद CH प्लस HBr। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर दो बेसिकली पाई बॉन्ड्स है तो आप दो मोल्स आप HBr की यूज़ करोगे, लेकिन पहले आप देखो यहाँ पे आप ये करोगे दैट एक कार्बन के पास Br चला जाएगा, एक कार्बन के पास हाइड्रोजन चला जाएगा, क्योंकि ये बेसिकली अभी एक सिमेट्रिकल एजेंट है। ठीक है, एसिटाइलिन सिमेट्रिकल है ना, दोनों साइड पे सेम ही सीन है। ठीक है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। अब इससे बनेगा क्या? इससे ये बनेगा दैट, अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पर जी आ गया जी CH2 और यहाँ पर आ गया जी CHBr। ठीक है, क्या आ गया? CHBr। अब जब आप दूसरी दफ़ा HBr को ऐड करने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? हाइड्रोजन उस कार्बन के पास जाएगा जिस कार्बन के पास ज़्यादा हाइड्रोजन है, Br उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन। ठीक है, पॉजिटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट goes towards the carbon that has more number of hydrogen, negative part of the reagent which will go towards the carbon with the lesser number of hydrogen। ये आपके पास क्या अप्लाई किया गया? मार्कोनिकोव्स रूल। अब आपके पास जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो क्या है? जो आपके पास बनने वाला प्रोडक्ट है दैट इज दिस। अब इसका नाम देखो, पहले कार्बन पर ही दो ब्रोमीन लगे हैं, 1,1 डाई ब्रोमो जहाँ पे आ रहा है वो करेक्ट है। ए भी नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता, डी भी नहीं हो सकता, इसका आंसर है बीटा ऑप्शन 1,1 डाई ब्रोमो इथेन। आगे चलें। जनरली द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इज, अब ये तो बड़ा ही सिंपल है। ये अगर आप देखो पंजाब टेक्स्ट बुक, ठीक है, तो जनरली जो डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है वो ये होता है, एल्कीन्स, अल्काइंस और अल्केन्स। अल्कीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, देन अल्काइन और देन अल्केन। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिहाज से, सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के लिहाज से बात की गई है। तो ये जो MCQ था ये सीधा सीधा PTB के
अंदर जो की पॉइंट्स हैं वहाँ से लिया गया था। एल्कीन की सबसे ज़्यादा है, देन अल्काइन और देन एल्केन, 4 डी ऑप्शन। आगे चलें, एमसीक्यू नंबर 58। Racemic mixture formed in case of SN1 reaction is due to the presence of empty which orbital? अच्छा ये देखो, जब ये कार्बोकेटाइन बन गया, ये जब कार्बोकेटाइन बन गया, ठीक है, अब कार्बोकेटाइन बनने के बाद ये जो तीन इसने बॉन्ड्स बनाए हुए हैं ना, ये तीन बॉन्ड्स, दीज आर बेसिकली sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटॉल्स, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटॉल्स, ठीक है। और जब कार्बन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटॉल्स बनाता है तीन, तो पीछे उसके जो 2pz है उसके अंदर वैलेंसी बच जाती है, वैकेंसी बच जाती है, ठीक है। 2pz अभी खाली पड़ा हुआ है, प्लस चार्ज है ना, प्लस चार्ज का मतलब जो 2pz वाला एक इलेक्ट्रॉन है वो निकल गया, निकाल दिया वो, ठीक है। अब 2pz खाली पड़ा है, एक ऑर्बिटॉल खाली है, बाकी तीन जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटॉल्स है उन्हीं से तो इसने तीन बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, सही है। तो जो उसका सवाल था कि एम्प्टी कौन सा ऑर्बिटॉल इसके पास है, उसका आंसर है पी ऑर्बिटॉल। अब पी ऑर्बिटॉल इसके पास एम्प्टी है, ठीक है। SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बनता है, उसके पास प्लस चार्ज है, तो एक पी ऑर्बिटॉल उसके पास एम्प्टी है, सही है। अब उसके ऊपर दो साइड से अटैक हो सकता है, एक वो साइड के जिस साइड से लिविंग ग्रुप ने लीव किया, एक वो साइड जिस साइड पे लिविंग ग्रुप नहीं है, सही है। चलो, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल विद रिस्पेक्ट टू क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। ये देखो भाई, ये आपको एफटीपी में मिल जाएगा, किसी भी बुक में मिल जाएगा, ये तो बिल्कुल ही जनरल सा टॉपिक है। देखो, जब CO बॉन्ड ब्रेक होता है ना, CO बॉन्ड ब्रेक होता है तो क्या बनता है, कार्बोकेटाइन बनता है, कार्बोकेटाइन बनता है। अब 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा क्या है, स्टेबल है, देन 2 डिग्री कार्बोकेटाइन उसके बाद, और देन 1 डिग्री कार्बोकेटाइन उसके बाद। अब ये ऑर्डर है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन का, ठीक है। अब एक 3 डिग्री एल्कोहल ने कन्वर्ट होना है ना इंटू 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, 3 डिग्री एल्कोहल ने कन्वर्ट होना है इंटू 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो अब मेरी बात बड़ी गौर से सुनना, इसमें बच्चों को बड़ी कन्फ्यूजन होती है। देखो, अब ये जो 3 डिग्री एल्कोहल है ना, इसने ज़्यादा स्टेबल यानी 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट होना है, इसीलिए ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा अमंग एल्कोहल्स। क्यों, इसकी क्या रीज़न है, क्योंकि जिस चीज़ में कन्वर्ट हो रहा है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है। अब अगर इसी की जगह 1 डिग्री एल्कोहल हो, उसने कन्वर्ट किस में होना है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन में। अब 1 डिग्री कार्बोकेटाइन लीस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन है, लीस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन है। तो जो 1 डिग्री एल्कोहल है वो क्यों ही चाहेगा कि वो इस लीस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो, इसलिए ये इतना ज़्यादा 1 डिग्री एल्कोहल फेवर नहीं करेगा, और CO बॉन्ड्स के लिहाज से 1 डिग्री एल्कोहल सबसे लीस्ट रिएक्टिव होगा और 3 डिग्री एल्कोहल सबसे मोस्ट रिएक्टिव होगा। तो ये रिएक्शन, ये ऑर्डर है, टर्शरी सबसे ज़्यादा, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। तो यहाँ पर आप क्या मार्क करोगे, अल्फा ऑप्शन, टर्शरी देन सेकेंडरी देन प्राइमरी, ठीक है जी। चलो, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, और ये वो रिएक्शन है जी, ठीक है, एक टाइप का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। When 40 ग्राम ऑफ NaOH reacts with 49 ग्राम ऑफ H2SO4, the number of water molecules produced are, ठीक है। अब ये एक न्यूमेरिकल बेस्ड MCQ था। यहाँ पर देखो, देखो जो H2SO4 है ना, इसका एक मोल अगर लो ना, H2SO4 का अगर आप एक मोल लो, तो ये 2 मोल किसके देता है, प्रोटॉन के, 2 मोल किसके देता है, प्रोटॉन के। जबकि NaOH में ये सीन है दैट इसका अगर आप एक मोल लो ना NaOH का, तो वो एक ही मोल हाइड्रोक्सिल का देता है, ठीक है। अब वो ये कह रहे हैं 40 ग्राम है जी NaOH का, 40 ग्राम है जी NaOH का, 49 ग्राम है जी H2SO4 का, सही है। अब 40 ग्राम NaOH, ये तो सिंपली इसका मोलर मास गिवन है, यानी अगर आप देखो कितने मोल्स हैं, तो 23 + 16 + 1 दिस इज इक्वल टू 40, यानी NaOH का गिवन भी एक ही मोल है। अगर आप H2SO4 को देखो, तो H2SO4 के केस में इसका जो मोलर मास बनता है 2 + 32 + 64 दिस इज इक्वल टू 98, और 98 का उन्होंने हाफ दिया हुआ, कहते हैं 49 ग्राम ऑफ H2SO4, यानी हाफ मोल ऑफ H2SO4 ना, 1/2 मोल्स। अब गौर करो, अगर एक मोल H2SO4 का होता तो वो 2 मोल H+ देता, प्रोटॉन देता। अब अगर हाफ मोल है, यहाँ पे देखो, अगर ये हाफ मोल है तो 2 के बजाय ये एक ही मोल प्रोटॉन के देगा, 2 के बजाय एक ही मोल प्रोटॉन के देगा। अब जब एक मोल प्रोटॉन और एक मोल हाइड्रोक्सिल आयंस आपस में कंबाइन होंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक मोल ही वाटर मिलेगा। तो आंसर क्या है भाई, एक मोल, यानी 6.02 इंटू 10⁻23, अल्फा ऑप्शन, सही है जी। अगला MCQ है MCQ नंबर 61, MCQ नंबर 61।
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब शेल कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला। अब इसका आंसर क्या है भाई? इसका आंसर सीधा सीधा डेल्टा ऑप्शन 2 × 2l+1। अब ये कैसे है? फॉर एग्जांपल आप ले लो जी पी सब शेल में आपको पता है कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6। अब अगर आप इस फार्मूला में वैल्यू पुट करो, पी के लिए एल की वैल्यू क्या है? 1। 2 × 2 और 2l मतलब 2 × 1 करना है, ठीक है, और आंसर 2 ही आएगा, +1, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे? 2 × 3 और आंसर क्या आएगा? 6। तो साफ पता चल गया। अब इस तरह के एमसीक्यू अगर आप जल्दी करने के बजाय सिर्फ ये ही कर लेते कि कोई एक ऑर्बिट और कोई एक सबशेल सेलेक्ट कर लेते, बारी बारी चारों फार्मूलाज लगा लेते, तो आपका ये कभी भी गलत नहीं होना था, इवन अगर आपको ये बात नहीं भी पता थी। आगे चलें, एमसीक्यू नंबर 62। When 5d orbital is complete, the entering electron goes into। देखो अगर आप इन ऑप्शंस के लिहाज से भी देखो, ठीक है, तो 6s पहले फिल होता है, ठीक है, 6s के बाद फिर क्या फिल होगा? फिर फिल होगा 5 का d और फिर फिल होगा 6 का p। अब इसकी क्या रीज़न है? इसकी रीज़न क्या है? देखो 6s तो ऑब्वियस बात है पहले ही फिल होगा, इसका तो n+l वैल्यू 6 ही है ना, ठीक है। 5d की अगर आप देखो तो इसकी वैल्यू 7 है और 6p की देखो इसकी भी वैल्यू 7 है। लेकिन जब n+l वैल्यू बराबर हो तो जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा, ठीक है, और जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम उसकी एनर्जी कम। 6s के बाद 5d, 5d के बाद 6p, सही है। तो यहाँ पर हम क्या मार्क करेंगे? बीटा ऑप्शन 6p, सही है। आगे चलें, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज करेक्ट फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस। अब अगर आप यहाँ पर देखें, ठीक है, तो ये आपको जो है वो फाइनल फॉर्म गिवन है, ठीक है, Ke = 3RT/2Na, ठीक है। अब इस केस में आपने ना ये सारी डेरिवेशन नहीं याद करनी होती, इसमें जो मेन मेन रिजल्ट्स हैं वो याद करने होते हैं। मैंने आपको बताया भी था, इस तरह ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट तो पता ही होता है। इसी तरह ये जो ये रिजल्ट है, ठीक है, काइनेटिक गैस इक्वेशन, ये भी पता हो आपको। अब यहाँ पर आप देखो तो कौन सा ऑप्शन इसको फॉलो कर रहा है? 3RT/2Na, ठीक है, चार्ली तो हो ही नहीं सकता। अब 2Na/3RT नहीं भाई, ये भी नहीं हो सकता। 2RT/3Na ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता अल्फा, ठीक है। बीटा ही करेक्ट है, 3RT/2N। अगला एमसीक्यू बड़ा ही सिंपल है, ये तो हम लोग छोटी क्लासेस में पढ़ते आए हैं। द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कौन सा है भाई? इसका सिंपल आंसर है प्लाज्मा, ठीक है। अगर आप गैसेस वाला चैप्टर देखो, ठीक है, उसके अंदर आपको फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर की अलग हेडिंग मिलेगी जिसमें गिवन है कि प्लाज्मा इज़ द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। ये देखें, यही गैसेस वाला चैप्टर है और ये एफटीपी में हेडिंग है फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर दैट इज़ प्लाज्मा। इसीलिए कहते हैं बुक रीडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। चलो भाई आगे चलते हैं। Which of the following factor does not affect the rate of evaporation? अब इवेपोरेशन के बारे में एक बात याद रखना, दैट इट इज़ एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ मैटर और द अमाउंट ऑफ लिक्विड। देखो टेम्परेचर जितना बढ़ाओगे उतनी इवेपोरेशन का रेट बढ़ेगा, जाहिर सी बात है, उतनी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा मिलेगी, ज़्यादा जल्दी मॉलिक्यूल्स लीव कर सकेंगे। सरफेस एरिया जितना बढ़ाओगे उतना मॉलिक्यूल्स को ज़्यादा एक्सपोजर मिलेगा विद द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, क्योंकि देखो एक ये सरफेस है और एक बहुत बड़ी सरफेस है उसके मुकाबले में। इसमें ज़्यादा मॉलिक्यूल्स एक टाइम पे एक्सपोज्ड हैं, इसमें कम मॉलिक्यूल्स एक टाइम पे एक्सपोज्ड हैं। कम मॉलिक्यूल्स को चांस मिल रहा है इवेपोरेट करने का, उसमें ज़्यादा मॉलिक्यूल्स को चांस मिल रहा है इवेपोरेट करने का, ठीक है। और डेल्टा ऑप्शन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हैं उतना रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा, उतना रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स आपस में इतना स्ट्रॉन्ग बाइंड किए हुए होंगे कि वो ऊपर जाने के बजाय प्रेफर करेंगे आपस में बाइंड होना, ठीक है। तो इसका इनडायरेक्ट रिलेशन। जबकि अगर आप अमाउंट ऑफ लिक्विड को देखो, चाहे ग्लास इतना सा है या चाहे ग्लास इतना सा है, चाहे लिक्विड इतनी सी हो चाहे लिक्विड इधर तक फुल हो, जो चांस है मॉलिक्यूल्स को इवेपोरेट करने का वो तो उतना ही मिल रहा है जो कि सरफेस एरिया के इक्वल है। सरफेस एरिया तो उतना ही है, तो इसलिए हम ये कहेंगे कि अमाउंट ऑफ लिक्विड इस चीज़ को अफेक्ट नहीं करता, अल्फा ऑप्शन। अच्छा अगला एमसीक्यू है, एमसीक्यू नंबर 66। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डाई इथाइल ईथर। इसके अंदर क्या है? सिर्फ और सिर्फ एलडीएफ है, लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस हैं, ठीक है। और वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस भी हैं जो कि लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है जी।
तो अब यहाँ पर वो हमसे आंसर डिमांड कर रहा है कि क्यों लो बॉइलिंग पॉइंट है डाईइथाइल ईथर का। तो इसका अगर आप सिंपल सा आंसर देखो, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड किस चीज़ पे करता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे। तो डाईइथाइल ईथर की जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो वीक हैं, तभी तो डाईइथाइल ईथर का बॉइलिंग पॉइंट कम है, और इसकी रीज़न मैंने आपको सारी बता दी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला एमसीक्यू है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग डज नॉट एग्जिस्ट इन, किस में एग्जिस्ट नहीं करती? भाई जहाँ पर कोई आपको हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और साथ उसके साथ लगा हुआ कोई हाइड्रोजन नहीं मिलता, वहाँ पर वो एग्जिस्ट नहीं करती। प्रोटीन्स में एग्जिस्ट करती है, सब मैक्रोमोलिक्यूल्स में, बेसिकली जो बायोमोलिक्यूल्स हैं उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, लिक्विड एच बिल्कुल जी, एच में भी है। एल्कोहल्स बिल्कुल जी, यहाँ पे सी ओ बॉन्ड, ओ एच बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ पे ओ एच बॉन्ड है, यहाँ पे एच एफ बॉन्ड है, यहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे बेसिकली ओ एच बॉन्ड्स ड्यू टू कार्बोक्सिल्स। ठीक है, प्रोटीन्स में। जबकि जो SiH4 है, यहाँ पे कोई भी कंडीशन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फुलफिल नहीं है, डेल्टा ऑप्शन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। ठीक है, आगे चलें। द फैक्टर दैट अफेक्ट्स द लैटिस एनर्जी इज, लैटिस एनर्जी को क्या चीज़ अफेक्ट करती है? अब आपको मैंने बताया था कि लैटिस एनर्जी जो है वो बेसिकली चार्ज डेंसिटी के इनवर्स प्रोपोर्शनल है। ठीक है, चार्ज डेंसिटी के, सॉरी, चार्ज डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? साइज के। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? साइज के। चाहे वो कैटाइन का साइज हो, चाहे वो एनाइन का साइज हो। अगर कैटाइन का साइज ज़्यादा होगा तब भी लैटिस एनर्जी कम होगी, अगर एनाइन का साइज ज़्यादा होगा तब भी लैटिस एनर्जी कम होगी। ठीक है, चार्ज डेंसिटी ऑफ कैटाइन एंड एनाइन, उसके दोनों के साथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होना चाहिए, कम साइज हो तो तब ही लैटिस एनर्जी ज़्यादा होती है। तो मेन चीज़ जो लैटिस एनर्जी को अफेक्ट कर रही है, दैट इज़ अल्फा ऑप्शन, चार्ज टू साइज रेशियो। आगे चलें, एमसीक्यू नंबर 69, एंड दैट इज़ द शेप ऑफ क्रिस्टल लैटिस डिपेंड्स अपॉन, क्रिस्टल लैटिस की जो शेप है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है? अच्छा, अब मेरी बात गौर से सुनना, ठीक है। चाहे पार्टिकल का साइज बड़ा हो या छोटा हो, उससे क्रिस्टल लैटिस का साइज बड़ा छोटा हो सकता है, शेप नहीं अफेक्ट हो सकती। ठीक है, ये बात तो साफ समझ आ रही है। नेचर ऑफ पार्टिकल्स, चाहे पार्टिकल्स की नेचर जो भी हो, उससे उस क्रिस्टल लैटिस के अंदर की जो रिजिडिटी है, जो बॉन्डिंग है, उसमें कुछ हद तक चेंज आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि शेप इफेक्ट हो जाए। ठीक है, लेकिन ये जो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स है कि पार्टिकल्स अरेंज कैसे हैं, ठीक है, पार्टिकल्स अरेंज कैसे हैं, ये एक डायरेक्ट रीज़न है विच विल इन्फ्लुएंस कि शेप ऑफ क्रिस्टल लैटिस कैसी होगी। साइज ऑफ यूनिट सेल, अगेन ये इस पर कुछ नहीं इफेक्ट डाल सकता, सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टल लैटिस के ये साइज को इंक्रीज कर सकता है। अगर इसका साइज बड़ा होगा, क्रिस्टल लैटिस का भी साइज बड़ा हो सकता है, लेकिन जो शेप पे एक्चुअल इफेक्ट डाल रहा है वो है अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। दिस वॉज द डिस्कशन ऑफ केमिस्ट्री पोर्शन ऑफ नम्स 2025 पेपर, एंड मैंने बुक रेफरेंसेस के साथ आपको एक एक चीज़ डिटेल में समझाई, और ये भी मैंने साथ साथ बताया है कि इसको देखते हुए आपने MD कैट 2025 की कैसे तैयारी करनी है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, एंड अल्लाह हाफिज़।